हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का SPI 2025 के इस ऑनलाइन बैच में। तो हम अपना कंटिन्यू सीरीज़ कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका होगा। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पार्ट 1 में कहीं ना कहीं बीच में इलेक्ट्रिसिटी का इशू आया था, तो जिसकी वजह से वो लेक्चर कंप्लीट मतलब 30 या 35 मिनट का लेक्चर आपका रहा था। आज जो सेकंड लेक्चर है, जो भी आपका पोर्शन उसमें बचा है, वो वाला पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे। और साथ में MCQ राउंड भी आपका आज ही हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीट आज आपका होल पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर देंगे फिनिश अकॉर्डिंग टू योर SPI 2025। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर। और आपको पता है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, तो ये सारी चीज़ें आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला हमने क्लियर कर लिया था। डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला पे हम आ गए थे, और सेक्शन फार्मूला की भी मैक्सिमम चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके थे। क्यों यूज़ किया जाता था ये भी मैंने बताया था, काफ़ी अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। और थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कभी भी मेरे को रेशो को फाइंड आउट करना हो, A पॉइंट भी दे दिया, B पॉइंट भी दे दिया, बीच में कहीं आपका C पॉइंट भी दे दिया, और फिर उसने बोला C पॉइंट जो है वो A और B को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो आप सिंपली क्या करोगे बच्चे, उस रेशो को K/1 एज्यूम कर लोगे, और लास्ट में आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे K की। अब कैसे एज्यूम करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, वो डिफरेंट हमने क्वेश्चंस लिए हैं लास्ट में, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको जो याद रखना था, ये फार्मूला याद रखना था कि अगर आपका पॉइंट कहाँ होगा, इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, एक्सटर्नली डिवीजन के केस में ये वाला फार्मूला लगेगा। दोनों सेम टू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा, इसमें किसका आ जाएगा, माइनस। और थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर कभी भी आपको एक रेशो को फाइंड आउट करना होगा कि रेशो किस रेशो में आपका पॉइंट क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो ऑलवेज आप एज्यूम करके चलोगे रेशो को K/1, और एट लास्ट आप फाइंड द वैल्यू ऑफ K। डन। तो उसको क्वेश्चन में हम देख भी लेंगे कि कैसे इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा। फिर आता है आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला, कि मानो कि हमारे पास ये एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। जो सेक्शन फार्मूला आपने किया उसी को ही यूज़ करना है मिड पॉइंट निकालने के लिए। अब इसका सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि एक पॉइंट होता है आपके पास A, एक B, A B एक लाइन सेगमेंट है, और C पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ A B। C बिल्कुल इनके कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है। आपने ये मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है, x, y मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। ये वाला पॉइंट आपके पास गिवन होगा x1, y1, दिस इज आल्सो गिवन x2, y2। सो वी हैव टू फाइंड द मिडल पॉइंट, दैट इज x, y। अब मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो। अब वो रेशो क्या बनेगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये जो रेशो बनेगी ना C पॉइंट की, ये 1:1 बनेगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, C ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर मानो ये 10 मीटर की है, ये लेंथ AB कितनी है, 10 मीटर की है, तो AC कितना आएगा, 5 मीटर, CB भी कितना आएगा, 5 मीटर का। एग्जैक्टली क्या है, बिल्कुल बीच में। और मैं रेशो पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि 5 मीटर आएगी। रेशो बताओ, रेशो का मतलब 5/5। आंसर कितना आएगा, 1:1। अगर तुम इसको 6 मान लेते हो, इसको 6 मतलब कंप्लीट कितना मान लेते हो, 12, तो आपके पास 6:6 करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 1:1। तो जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें रेशो, लेंथ की रेशो बोल रहा हूँ मैं, है ना, मतलब सॉल्विंग द लेंथ, वो द लेंथ, 6/6 यानी 1:1, 5/5 यानी 1:1 अगेन। आपका आ गया 10/10 अगेन 1:1। तो जो रेशो आ रही होगी वो हमेशा आपकी 1:1 आती है। किस केस में, मिड पॉइंट निकालने के केस में। अगेन तुम यहाँ पे अगर क्या कौन सा फार्मूला लगा लेते हो बच्चे, वो फार्मूला सेक्शन फार्मूला लगा देते हो इन पॉइंट को निकालने के लिए, तब भी आपको पता है कि M और N अब रिप्लेस हो जाएंगे। M इज रिप्लेस्ड बाई 1 और N इज आल्सो रिप्लेस्ड बाई 1। तो आपको पता था ना कि वी नो दैट कि जो सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला वो क्या आता था हमारे पास, सेक्शन फार्मूला आपके पास आता था x की वैल्यू, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट x होता है वो आता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y की वैल्यू आती थी वो आएगी आपके पास my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y की वैल्यू आ जाएगी।
अब होता क्या है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं m की जगह 1, n की जगह 1, तो यही फार्मूला आपके पास m की जगह 1 पुट करोगे तो 1 इंटू एक्स टू बनेगा यानी x2 ओनली, और 1 इंटू x1 यानी x1 ओनली, और डिवाइड बाई 1 प्लस 1, m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। और इसी तरीके से y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। और इसको भी क्या कर दोगे, 1 प्लस 1, इसको भी क्या लिख दूंगा मैं बच्चे, 2 लिख दूंगा ना, इसको भी 2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, अगर x2 प्लस x1 ना लिख के मैं x1 प्लस x2 लिख दूँ तब भी तो सेम ही बात है, एक ही बात होगी ना, कहाँ अलग अलग बात हुई। और अगर y2 प्लस y1 की जगह y1 प्लस y2 लिखूँ तब भी सेम थिंग्स है। यानी सिंपल सी बात है, मैंने x की वैल्यू बना ली बच्चे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y की जो वैल्यू बना ली मैंने बना दी बच्चे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो हमने ये ही याद कर लेना है कि कभी भी मेरे को एक लाइन सेगमेंट दिया हो, उसके एंड पॉइंट दिए हों और उसका मिड पॉइंट हमें क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 ये इसका y कोऑर्डिनेट, किसका, मिड पॉइंट का। डन। तो ये समझ में आया क्या आपको। तो इसी तरीके से ही ये क्या है आपके पास, एप्लीकेशन है किसकी, सेक्शन फार्मूला का, जिसको क्या बोल दिया हमने, मिड पॉइंट फार्मूला बोल दिया। तो मिड पॉइंट फार्मूला में ये लिखा हमने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी आपका लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है, ये वाला ए और बी, और सी क्या आएगा उसका मिड पॉइंट। और उसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू अभी आपने निकाली दिस वन, यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेट आएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये भी सिंपल सा कंसेप्ट आपका हो गया सेक्शन फार्मूला की एप्लीकेशन। ये हमने लिखा था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मिड पॉइंट निकालना होता है डायरेक्ट, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी लेंथन नहीं करना है क्वेश्चन को ना, मैं बताऊंगा किस अप्रोच के साथ आप जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। बोर्ड में तो करते हो आप इसको प्रॉपरली अच्छे से करते हो, ये x1 है, वो x2 है, ये y1 है, y2 है, अप्लाई द फार्मूला, रेशो 1 बनेगी, तो ऐसे आप कर दोगे बोर्ड के परस्पेक्टिव से। पर अभी कम्पिटिटिव अप्रोच से करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को निकालेंगे। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए बच्चे, है ना। अभी तक मैंने क्या करवाया, देखो आपको डिस्टेंस फार्मूला करवाया, डिस्टेंस फार्मूला की एक एप्लीकेशन करवाई, एक स्पेशल केस, एप्लीकेशन नहीं बोलूँगा स्पेशल केस बोल लो। तो एक तो डिस्टेंस फार्मूला, उसका स्पेशल केस क्या करवा दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो भी आपने सीखा। थर्ड आपको सेक्शन फार्मूला करवाया, उसकी एप्लीकेशन करवा दी, यानी उसका स्पेशल केस, उसमें मैंने क्या बोल दिया कि आपने मिड पॉइंट फार्मूला निकालना, मिड पॉइंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला, तो उसको बोल दिया मिड पॉइंट फार्मूला। तो वो किसकी वो है एप्लीकेशन है, किसकी है, आपकी सेक्शन फार्मूला की। डन। तो ये क्लियर है क्या। अब चलते हैं नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया कॉलिनियर पॉइंट्स। अब ये कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, मान के चलो कि कॉलिनियरिटी बताने के लिए, जो कॉलिनियर पॉइंट्स है उसका कंसेप्ट बताने के लिए आपको मैक्सिमम नहीं मिनिमम बोलूँगा, मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 और 3 से ज़्यादा। अब होता क्या है, कॉलिनियर का जो मेन डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट आएंगे एक, ये P1 पॉइंट मैंने मान लिया, इसको एक पॉइंट मान लिया मैंने P1, एक पॉइंट मान लिया मैंने P2, एक पॉइंट मान लिया मैंने P3। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो मैं इनको क्या बोल दूंगा बच्चे, कॉलिनियर पॉइंट्स। मतलब कॉलिनियर पॉइंट का मतलब है एक ही लाइन पे आ जाएं सारे के सारे। अब मेरे को ये बताओ कि क्या 2 पॉइंट्स कॉलिनियर हो सकते हैं क्या, 2 तो हमेशा एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट बना देता हूँ स्पेस में, एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया, तो ऐसे लाइन तो बना देंगे तो वो एक ही लाइन से पास करेंगे। अगर 3 पॉइंट होंगे तभी तो कॉलिनियर का कंसेप्ट आएगा, कि अगर मानो एक 3 पॉइंट ले लिए, इन तीनों को क्या एक लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, एक लाइन बना दो जिसके ऊपर तीनों आ जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, नॉन कॉलिनियर। और अगर मैं यही पॉइंट्स ऐसे ले लेता हूँ कि वो एक लाइन के ऊपर आ जाए तो वो क्या आ जाएंगे, कॉलिनियर। ये भी कॉलिनियर है। अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो ये नॉन कॉलिनियर है, क्योंकि एक पॉइंट क्या रह गया, साइड में रह गया। अगर इसको कॉलिनियर ही बनाना होगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा, 3 पॉइंट। तो कॉलिनियर यही पॉइंट होते हैं, ऐसे पॉइंट्स मोर देन 2 पॉइंट्स,
2 पॉइंट्स के लिए नहीं बोलूँगा, 2 पॉइंट तो हमेशा एक ही लाइन बनाएंगे, एक ही लाइन सेगमेंट। थर्ड वेरी करेगा कि वो कॉलिनियर में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप सिंपली ये याद रखना कि एट लीस्ट आपको मोर देन 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये डेफिनेशन थी, मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? कॉलिनियर का समझ में आया तुम्हें? अब मैं एक चीज़ और तुम्हें यहीं पे ही बताना चाहता हूँ कि मानो हमने एक ट्राइंगल फॉर्म करनी है 3 पॉइंट से, एक ट्राइंगल फॉर्म करनी है 3 पॉइंट से। 3 पॉइंट मैं अब बोर्ड के ऊपर ले रहा हूँ, ये वाले 3 पॉइंट, और इन तीनों से क्या कर देनी है, एक ट्राइंगल फॉर्म करनी है। और इससे ट्राइंगल भी फॉर्म आप कर सकते हो। देखो इनको मिलाओगे तो क्या हो जाएगी, ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। आप अगर आपने 3 पॉइंट्स को मिलाया, एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है ना, 3 पॉइंट्स होंगे तभी तो क्या होगी, ट्राइंगल ड्रॉ कर पाओगे। अब ये तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है तभी आप ट्राइंगल ड्रॉ कर पाए हो। अगर मैं इनमें बोल देता हूँ कि बताओ भाई इन तीनों को मिला के एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इन तीनों को मिलाओ और ट्राइंगल बन जाएगी क्या? जो कॉलिनियर पॉइंट्स है जो एक लाइन के ऊपर आ जाते हैं उनसे ट्राइंगल बनेगी क्या? आपने कहा चलो मिला देते हैं, तो जब इनको मिला दोगे तो ट्राइंगल बनेगी? नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो कॉलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनती है, पर नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हमेशा क्या बनेगी, ट्राइंगल बनेगी। सपोज करो मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ऐसे ले लिया, तो ये कॉलिनियर तो नहीं है, एक लाइन के ऊपर तो नहीं आएंगे। जब भी इनको ज्वाइन आप करोगे तो क्या होगा बच्चे, एक ट्राइंगल फॉर्म होगी, तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगी। तो हमेशा याद रखना ये जो कॉलिनियर का कंसेप्ट है ना, कॉलिनियर का, इसमें कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होती। पर अगर मैं बात करूं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की, तो उसमें हमेशा 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स एक ट्राइंगल को पैदा करेंगे। ठीक है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल हमेशा हमेशा बनेगी। पर अगर कॉलिनियर पॉइंट से ले लेता हूँ 3 तो उससे कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होने वाली। तो इसी कंसेप्ट का कहीं ना कहीं आगे जाके हमने यूज़ किया था कि नोट 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स मैंने दे दिए, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 आर कॉलिनियर। अगर ये कॉलिनियर है, अगर ये कॉलिनियर है तो बताओ ट्राइंगल फॉर्म होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे सर नहीं होगी, कॉलिनियर पॉइंट से कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होती, नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल फॉर्म होती है। तो मैंने लिखा कि ए बी सी अगर 3 पॉइंट से मेरे पास कॉलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? अगर ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगी तो एरिया क्या आएगा? कुछ भी नहीं, 0। अगर जहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होगी ना तो उसके अंदर एरिया भी आ जाएगा। एरिया मतलब अगर ये वाला नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो इसके अंदर क्या आएगा, एरिया आएगा। और इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसको भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। पर अगर मैं तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या ले लेता हूँ, कॉलिनियर, और मैं बोलूँगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो पहली तो बात है इसमें ट्राइंगल बनेगी नहीं। अगर बनेगी नहीं तो एरिया क्या आएगा, 0। तो इस वाले केस में एरिया कितना आ जाता है, 0। इसी कंसेप्ट को आगे जाके यूज़ करेंगे। 0 क्यों आया? क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हुई नहीं, ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुई तो उसमें अंदर कुछ एरिया नहीं आएगा, एरिया नहीं आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस कंसेप्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको आगे जाके हम यूज़ करेंगे ना। बोर्ड से ये वाला पोर्शन डिलीटेड था, सीबीएसई बोर्ड से डिलीटेड था, हो सकता है स्टेट बोर्ड में आपका हो। तो इसमें क्या था कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल देन द फॉर्म्ड इन दीज पॉइंट्स इज 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालता हूँ इन तीनों पॉइंट से तो वो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। कंडीशन क्लियर? इसको हम बाद में भी यूज़ करेंगे। एक तो मैं तुम्हें फार्मूला बताऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, जब आपके पास तीनों के तीनों क्या दिए हों, वर्टेक्स दिए हों ऐसे वाले, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे निकालते हैं। सेकेंडली मैं तुम्हें ये चीज़ भी बता दूंगा कि अगर मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, चेक करो, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाओगे, अगर वो इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, अगर एरिया इज इक्वल टू 0 आया इसका मतलब यही है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, आपके कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर 0 के अलावा कुछ आया तो क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसी कंसेप्ट का आगे जाके हम यूज़ भी करेंगे। तो कॉलिनियर पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, फिर आ जाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। ये बहुत बड़ा एक फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे। ये ट्राइंगल कहीं ऐसे एक प्लेन के ऊपर होगी, ऐसे है ना, ऐसे एक प्लेन होगा कार्टेशियन प्लेन, वहाँ पे एक ट्राइंगल आएगी। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए, ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने x2, y2,
सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास x3 कॉमा y3। अब मैंने जो निकालना है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर मेरे पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट इसमें वर्टेक्स गिवन है, इनको वर्टेक्स बोलता हूँ, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो कॉर्नर आते हैं इसी का नाम होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स की वैल्यू दी आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3, और आपसे पूछ लिया कि इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो आप सिंपल क्या करोगे कि x1 से शुरू करोगे और उससे पहले हाफ लगाओगे, ऐसे हाफ इनटू और स्टार्टिंग फ्रॉम x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर करोगे प्लस, प्लस के बाद अब x1 आपके पास आ गया था, अब x2 आएगा, x2 आ गया तो x2 से आगे y2 से शुरू करना है ना, जैसे y2 माइनस 3 से, x1 था तो 2 3 आया, x1 y2 y3, यहाँ पे x2 यहाँ पे y3 आ जाएगा, y3 माइनस y1, और फिर आगे जाके प्लस x3 आया तो आपको y1 से शुरू करना पड़ेगा, y1 माइनस y2, ये आपको याद कर लेना है। और ये एरिया हमेशा ऐसे मॉड में लगाना है। मॉड में क्यों लगाना है? क्योंकि इस फार्मूला से कई बार एरिया आपका नेगेटिव भी आ जाता है। इस फार्मूला का यूज़ करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि -12 आंसर आ गया। अब बताओ एरिया नेगेटिव आता है क्या? कभी नहीं आता। एरिया तो ऑलवेज क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, कंजुगेट आता है ना उसका, तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लास्ट में मॉड लगा रहे हैं। मॉड का मतलब आंसर अगर कभी नेगेटिव में बना तो आप उसको क्या मान लेना? पॉजिटिव में, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेना उसकी। तो डन, ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखो x1 आ रहा है, फिर y2 माइनस y3, x1 आया y2 माइनस y3, यानी ये इससे एक ज़्यादा, और x2 आया तो ये शुरू होगा आपका y3 से, यहाँ पे y3 कर देना ना, यहाँ पे y3 आएगा, y3 माइनस y2, x2 है ना, यस, y3 माइनस y2, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, x3 आ जाएगा तो x3 में आ जाएगा y1 माइनस y2, ये सही है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आपने कर लेना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया x1 इज इंटू y2 माइनस y3, x2 इज इक्वल टू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, यहाँ पे y1 आएगा, y3 माइनस y1, यानी यहाँ पे 3 आएगा, बाकी सही है ना, यहाँ पे 3 लिख देना, y3 माइनस y1, और x3 कितना आ जाएगा आपके पास? y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। कैसे बना, क्यों बना, इसके डिटेल में नहीं जाना है, इसकी डिटेल में जाएंगे 11th में, है ना। तो इसको मैं बता भी दूंगा, डिटर्मिनेंट से बना था ये, और उसके ऊपर ना जाते हुए आपको डायरेक्ट अभी के लिए इसको फार्मूले को याद कर लेना है बच्चे। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा था वैसे आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कॉलिनियर, तो आपको ये भी पता है ना कि कॉलिनियर में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लूँगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यही हमने कॉलिनियर की कंडीशन बना दी कि अगर 3 पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगी? 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आने का मतलब है कि ये कंप्लीट फार्मूला इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। जैसे इज इक्वल टू 0 बनेगा तो हाफ पहले जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे ही हाफ 0 होगा तो ये कंडीशन बनेगी कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 बन जाएगा ना। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पे भी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी शायद, x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, यहाँ पे आएगा y3, है ना। तो जैसा ऊपर किया था ना वैसे ही y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये एरिया को ही 0 किया है। एरिया जो आपने ऊपर सीखा उसी को क्या कर दिया? इज इक्वल टू 0। और इसी को इज इक्वल टू 0 किया तो हाफ पहले जाके क्या हो गया? 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, यहाँ पे हाफ है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2, वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 0। जैसे ही 0 आया तो ये वाला इक्वेशन बन गया आपकी कि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0। सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। कि अगर कभी भी कॉलिनियर का कंसेप्ट आया कि 3 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कॉलिनियर है कि नहीं, तो आप सिंपली क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 कर दोगे, बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0,
क्योंकि अगर कॉलिनियर होंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, नॉन कॉलिनियर होंगे तो ज़ीरो नहीं आएगा। डन। तो नॉन कॉलिनियर में एक ट्राइंगल बनेगी और उसका एरिया कुछ भी आ सकता है, जीरो तो नहीं होगा। ट्राइंगल बनी है तो कुछ ना कुछ एरिया उसके अंदर आएगा। जहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगी। तो इस कंसेप्ट को भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये सेंट्रॉइड थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है आपके लिए, और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं 11th में जब आप जाओगे और आप जेई और इसकी जेई और अपने एनडीए की तैयारी करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि 3-4 चीज़ें हम ट्राइंगल के अंदर डिस्कस करते हैं। सेंट्रॉइड भी होता है, ऑर्थो सेंटर भी होता है, सरकम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है ना। पर अभी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक चीज़ पढ़ लेंगे, दैट इज सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। अब ये क्या नई चीज़ आ गई भाई, इसके ऊपर भी देखते हैं। अब मानो एक ट्राइंगल है, ये आपके पास क्या आ गई, एक ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। अब आप क्या करोगे, इसके मिड पॉइंट निकालोगे, ए बी सी के मिड पॉइंट, ए बी सी के मिड पॉइंट। मानो इसका मिड पॉइंट आ गया ये, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ योर ए बी, दिस इज योर मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसको ए बी के मिड पॉइंट को पी बोल दिया, बी सी को क्यू बोल दिया, और आर को क्या बोल दिया, ए सी का मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ कि मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कीजिए। ये मिड पॉइंट है, इसके सामने वाला वर्टेक्स ये रहा, इसको भी क्या करो, ज्वाइन करो। ये मिड पॉइंट है, सामने वाला वर्टेक्स ये रहा, इसको भी क्या करो, ज्वाइन करो। जहाँ पे ये मिलेंगे उसी को नाम दे देते हैं जी, मीन्स सेंट्रॉइड। तो ये जो है ना आपके पास कौन कौन से, ये जो पी सी बना, ये जो बी आर बना, ये जो ए क्यू बना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, मीडियन। इन्हीं को ही मीडियन बोलते हैं। एक तो मैंने नाम ले लिया मीडियन ए क्यू, ए क्यू आ गया, कॉमा बी आर, कॉमा पी सी। ये सारे के सारे क्या होंगे, मीडियन। और जहाँ पे भी मीडियन आपस में मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। उसी को ही क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, मीडियन क्या होते हैं, मीडियन सिंपली आप तीन साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, उन तीनों साइड का मिड पॉइंट ले लिया करो और उस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया करो अपोजिट वर्टेक्स के साथ। अपोजिट वर्टेक्स के साथ जैसे ही ज्वाइन करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगा ना, तीन बनेंगे ऐसे, तीन मिड पॉइंट बनेगा, और मिड पॉइंट से जब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो उनको बोलते हैं मीडियन। तो वो तीन आपके मीडियन बनेंगे, तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। और इसको निकालने का भी एक फार्मूला होता है। तो ये आपको समझ आया क्या। अब इसको मैं अगेन ऐसे लिख देता हूँ कि ए जो पॉइंट था वो x1, y1 था, बी जो पॉइंट था वो था x2, y2, और सी जो पॉइंट था वो क्या था मेरे पास, x3, y3। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। सेंट्रॉइड पूछा है, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन एक आपको क्लियर होनी चाहिए, फाइंड आउट कैसे करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल हम इसमें मीन का यूज़ करते हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करके इसका x कोऑर्डिनेट आएगा, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये भी तुम्हें ऐसे मिलेगा ना कोऑर्डिनेट में। और अगर मैं y1 प्लस y2 प्लस y3 कर देता हूँ तो इसका क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट, यानी कुछ ऐसे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये किसका पॉइंट बन रहा है, सेंट्रॉइड का पॉइंट बन रहा है, जिसको मैंने क्या मान लिया बच्चे, x, y। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, ये, यानी यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे जो सेंट्रॉइड लिखा है, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ योर सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा। डन, इतना क्लियर। तो ये आपको याद कर लेना है ना, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो सेंट्रॉइड का। इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन, मीडियन क्या होते हैं, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट ना। सेकंड क्या था आपका, फार्मूला। फार्मूला कैसे बना, मीन याद कर लेना, x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3 क्या बनेगा, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 क्या बनेगा, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिनोटेड बाई g, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल G। नेक्स्ट चलते हैं। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है ना, आपको अधूरी चीज़ें पता होती हैं,
अधूरी चीज़ें कैसे पता होती हैं कि मैंने बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल होती है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो, यानी 4 साइड्स हो और वो एक क्लोज फिगर बनाए, उसी का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट टाइप्स की शेप्स आती हैं, उसमें आपका स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस भी आ जाता है, पैरेललोग्राम भी आ जाता है ना। और भी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हो, रोम्बस पढ़ते हो, रोम्बस में एक काइट आता है ना, काइट, वो सारा का सारा क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में भी हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंस पढ़ेंगे। ऐसे ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो पूछेगा कि आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया हमने, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्लोज्ड फिगर मेड बाय अ 4 लाइन सेगमेंट। तो हमने क्वाड्रिलेटरल आपको दी और क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स हम आपको दे देंगे। आपको ये फाइंड आउट करना है वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगी, क्या वो रेक्टेंगल बनेगी, क्या वो आपके पास पैरेललोग्राम बनेगी, क्या वो आपके पास स्क्वायर बनेगा, क्या वो आपके पास रोम्बस बनेगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो कन्फ्यूज़न कहाँ आता है? कन्फ्यूज़न आता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में, स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। और वो कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा अभी हम बताते हैं ना। तो आपको ये समझ में आया क्या कि होगा क्या? स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर दिया होगा, और रोम्बस मतलब स्क्वायर का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप ऐसे है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। एक बार फिर से मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ये आपके पास रोम्बस आ गया। तो एक स्क्वायर एक रोम्बस है, दोनों में सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी सेम ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं सिमिलरिटी की बात पहले कर लूँ तो इसमें आएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। सेम टू सेम इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, एंगल के ऊपर, क्योंकि एंगल में भी तो आप बोल सकते हो उसमें 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होगा, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है आपकी डेफिनेशन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर हमें एंगल से कोई लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि हमें ये जज करना है, ये पॉइंट तो आपके पास दिया होगा ना, ऐसे ए बी सी और डी, ये पॉइंट आपके पास गिवन होंगे। और ये भी पता है आपको ये कोऑर्डिनेट आएगा x1 y1, दिस इज और x2 y2, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया x3 y3, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया x4 y4। सेम यहाँ पे ये वाला आ जाएगा x4 y4। और आप ए बी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, आपको पता है ना डिस्टेंस फार्मूला मैंने करवाया है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ए बी की वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ ए बी। आप बी सी भी निकाल सकते हो, अगेन x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y3 है, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो आपका क्या आ जाएगा? बी सी। फिर आप सी डी निकाल दोगे, डी ए निकाल दोगे, यानी आप सारी की सारी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करोगे। और लेंथ फाइंड आउट करने से अगर मानो आपको क्वाड्रिलेटरल मैंने दे दी, 4 पॉइंट्स मैंने दे दिए, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला, चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा। अभी तक क्लियरिटी नहीं आई, दोनों में आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हो सकता है वो क्या बने? स्क्वायर बने, और ये भी हो सकता है कि वो क्या बन जाए? रोम्बस बन जाए। दोनों सिचुएशन बन सकती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, दोनों में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा इनके डायगोनल्स में। अगर आप इसकी डायगोनल की बात करोगे तो ये जो डायगोनल होंगे ना वो दोनों सेम लेंथ के होंगे, ये जो डायगोनल होंगे वो दोनों क्या होंगे? सेम लेंथ के। जितनी लेंथ ए सी की आएगी उतनी ही लेंथ किसकी आएगी? डी बी की आएगी। और ये लेंथ भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब तुम डिस्टेंस फार्मूला किसके लिए यूज़ करोगे? ए सी के लिए, और फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे सी आपके डी वी के लिए। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी इसमें इक्वल होते हैं। तो जब भी आप क्वाड्रिलेटरल आपको दी हो और आपको चारों के चारों पॉइंट्स की साइड क्या आ जाएं? इक्वल, तो ये समझ जाना कि वो क्वेश्चन किसका है। या तो उस क्वेश्चन में आपके पास ये आएगा कि या तो वो स्क्वायर बनेगा या तो वो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। दोनों में से कोई ना कोई एक बनने वाला है। अब स्क्वायर कब बनेगा, रोम्बस कब बनेगा, ये सारा कुछ सारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा डायगोनल्स के ऊपर। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूँ रोम्बस की,
तो इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये वाला डायगोनल छोटी लेंथ का आएगा, ये वाला डायगोनल बड़ी लेंथ का आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस वाले केस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इसको अगेन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, एंड डी वी इज आल्सो इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशन बनती है पूरी की पूरी किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये जो डायगोनल है डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर बन रहा है कि रोम्बस। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें फर्स्ट कंडीशन इज सेम, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और सेकेंड कंडीशन इज योर डायगोनल इज नॉट सेम, डी वी इज नॉट इक्वल टू ए सी, डी वी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये सेकेंड कंडीशन, यानी सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है ताकि तुम ये बता पाओ कि स्क्वायर बन रहा है कि रोम्बस। और ऐसे ही सेम किस में है, पैरेललोग्राम और आपका रेक्टेंगल में। तो नेक्स्ट वही होगा, यहाँ पे लिखा भी था मैंने, ऑल साइड्स आर इक्वल बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ जाना है। फिर आगे आप रेक्टेंगल के ऊपर, साथ में आप किसके ऊपर आगे बच्चे, पैरेललोग्राम के ऊपर। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंस देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल आपके पास बना दी, दिस इज रेक्टेंगल, इसी को ही ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी डी, और ये आ गया ए बी सी डी। अब आपको पता है इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कोऑर्डिनेट भी मैंने लिख दिए, x1 कॉमा y1, ये आ जाएगा x2 कॉमा y2, ये आ गया आपके पास x3 कॉमा y3 और x4 कॉमा y4। अगेन सेम इन दिस, ये आ गए। अब इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये लिखा है मैंने रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके बेसिस पे आप जजमेंट नहीं ले सकते। अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ रही हैं तो मतलब दो कंडीशन बन गई, या तो आपकी फिगर रेक्टेंगल होगी या तो पैरेललोग्राम। तो जजमेंट कहाँ लेनी है, इसमें भी डायगोनल्स के ऊपर जाना है। अगर मैं डायगोनल की बात करूँगा तो जो आपके रेक्टेंगल होगी उसके डायगोनल बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं और वो दिखता भी है हमें। और अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे अनइक्वल लेंथ के होंगे, यानी डी बी तुम्हें छोटा लग रहा होगा, ए सी तुम्हें क्या लग रहा होगा, बड़ा। तो यही मैंने लिखा कि बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें इक्वल होते हैं, बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें नॉट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से भी आप ये सिचुएशन निकाल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, एंड सेकेंड कंडीशन अपोजिट साइड है ना, तो डी ए इज इक्वल टू सी बी, और इसके डायगोनल भी इक्वल, एंड साथ में ये भी बोल सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू डी बी बनेगा। तो ये तीन कंडीशन मिलके ही क्या बनाएंगे, आपकी रेक्टेंगल बनाएंगी। और इसके लिए थर्ड कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायगोनल वाली, यही दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेगी, बाकी तो सेम रहेगा। इसमें भी यही लिखूंगा ना मैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड डी ए इज इक्वल टू सी बी, डी ए इज इक्वल टू सी बी, एंड थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी वी इज नॉट इक्वल टू ए सी, डी वी और ए सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं हुए तो उसको क्या बोल देना है बच्चे, पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम आ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं तुम्हें और बता रहा हूँ कि अगर मैं डी वी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो यहाँ पे आएगा, और अगर मैं ए सी का मिड पॉइंट निकालूंगा तब भी वो यहाँ पे आएगा। और ये बहुत अच्छे से सुनना, ये वाली चीज़, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट भी ये रहा, करके देख लेना, सेम आता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा पैरेललोग्राम की, तो डीवी का जो मिड पॉइंट आएगा वो भी आएगा, यानी इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करना है। और अगर मैं ए सी लॉन्गेस्ट है ना, बड़ी है, पर इसका मिड पॉइंट भी यही आएगा, सेम आएगा, इसका मिड पॉइंट भी सेम आएगा। और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगा कि अगर आप डीवी का मिड पॉइंट निकालोगे तब भी ये वाला आएगा, और अगर सी ए का मिड पॉइंट निकालोगे तब भी सेम आने वाला है। और अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो अगेन भी इनका भी मिड पॉइंट, यानी ए सी के डायगोनल का मिड पॉइंट और डी वी डायगोनल का मिड पॉइंट क्या आएगा, सेम। तो इसके बेसिस पे हमने एक चीज़ नोट की इसमें कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर
रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को आपस में कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं। तो जो आपके पास डायगोनल होंगे ना स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इसके लेंथ के इक्वल होगी। इसका ये मतलब हुआ दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ और दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, सेम होगी। तभी तो क्या है, इसका मिड पॉइंट भी आया, इसका मिड पॉइंट भी आया। और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि ये वाला डायगोनल दिया होता है, ये वाला डायगोनल दिया होता है ना, ये वैल्यूज तुम्हें दे दी होती हैं। ये ए की वैल्यू भी दे देगा, सी की वैल्यू भी दे देगा, पॉइंट्स दे देगा, और बी की वैल्यू भी दे देगा। तुमसे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू निकालो, और ये भी बोल देगा कि ये आपस में क्या है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी जी और पैरेललोग्राम। तो आप इसका मिड पॉइंट निकालना, इसका मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट निकालना, दोनों को इक्वेट कर देना, दोनों के मिड पॉइंट क्या आएंगे, सेम। उस वाले कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम इसमें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो अगर ये आपका कंप्लीट हुआ तो यहाँ तक आपका सारा का सारा पोर्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अप टू योर लेवल सारा का सारा हमने फिनिश कर लिया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना ही आपको याद करना है, जो फार्मूले मैंने बताए वो आपको याद करने पड़ेंगे, और जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो उसका यूज़ कैसे करना है वो भी हम देखेंगे अब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको थोड़ा सा देखो और सोचो कैसे करना है, फिर करते हैं इसको। अच्छा, आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके टू वर्टिसेस दिए हैं, दो वर्टिसेस दिए हैं जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ए की वैल्यू भी दे दी, बी की वैल्यू भी दे दी, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। एंड इट्स सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड आपको दे दिया, सेंट्रॉइड भी आपको दे दिया। आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो अगेन मैं सिचुएशन आपको बता देता हूँ कि आपके पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ए बी आपको गिवन है। वर्टेक्स है ट्रायंगल के, ए की वैल्यू है 6,4, बी की वैल्यू कितनी है -2,2, सी की वैल्यू निकालनी है। सेंट्रॉइड दिया है तो सेंट्रॉइड कहीं बीच में होगा जी, उसकी वैल्यू भी तुम्हें दे दी बच्चे 3,4, 3,4 सेंट्रॉइड भी दे दिया। सी पूछ लिया, सी पूछ लिया, उसको क्या मान लिया हमने x, y, यानी x, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला यूज करो। सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता था, इनको ऐड करना था x1। अगर अब देखो, मैं बिल्कुल अगर एक्यूरेट करना चाहूँ तो बोर्ड में तुम ऐसे करते थे कि ये आ गया x1, इसको बाई 1 मानना है, ये आ गया x2, इसको बाई 2 मानना है, ये आ गया x3, इसको बाई 3 मानना है, और ये आ जाएगा आपके पास x, y। तो प्रॉपर आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, पर शॉर्टकट अप्रोच के साथ चलो। सेंट्रॉइड ही निकालना है ना, कैसे निकालते हो। अब इसका फर्स्ट ले लो 6, इसका फर्स्ट ले लो -2, यानी x1 + x2 कर रहा हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो ना। फिर x3 कितना आ जाएगा x, और डिवाइड बाई क्या कर देते थे हम 3। ऐसा करने से क्या आता था, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट कितना है 3। तो एक तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड आप बाई के लिए कर लो, बाई वाले पॉइंट्स के लिए 4 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ गया, यहाँ से बाई आ जाएगा, और डिवाइड बाई 3। इससे ऐसा करने से क्या आता था, सेंट्रॉइड का बाई कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का बाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। अब इनको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 - 2 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 9, और इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 इधर जाएगा तो -4, 9 - 4, तो आंसर आ जाएगा 5। x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू जैसे ही 5 आई तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दो। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है कि ऑप्शन में क्या है 5। फिर भी अगर आपने सॉल्व करना तो यहाँ से आप बाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 × 4 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 12 - 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई x और y, और x और y आपने क्या माने थे, पॉइंट C के वर्टेक्स। सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज़ किया है, बस सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज़ किया है।
अगेन सेम फार्मूला लगा दिया, वर्टेक्स एक अननोन थी x, y मान ली, सेंट्रॉइड 3,4 दिया था, इसको निकालने का ही ये फार्मूला था, इसको सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो डी इसका आंसर बनेगा 5,6। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजन, ऑरिजन से इसका डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ऑरिजन का आप यूज कर सकते हो, यानी x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये 36 बन जाएगा, ये बनेगा 64। 36 और 64 जब आप ऐड करोगे तो 100 बनेगा, 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10, 10 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास कॉलिनियर हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा 0। कंडीशन अप्लाइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन केस ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स, ट्राइंगल बनेगी ही नहीं, तो नहीं बनेगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा 0, यही मैंने सिखाया था तुम्हें। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कॉलिनियर पॉइंट्स है तो कितना आएगा 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बना दो, हाफ, और इसको मान लो तुम x1, इसको y1, x2, y2, x3, y3 ये पॉइंट मान लो। तो अगेन सेम फार्मूला अप्लाई करो जो मैंने बताया था आपको। आप क्या करते थे, हाफ इंटू x1, x1 कितना है 2, और फिर करोगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो आ जाएगा आपके पास k माइनस y3, y3 कितना है आपके पास -3, ये बन गया। फिर प्लस, फिर आता था x2, x2 कितना है 4, x2 के बाद आता था y3 माइनस y1, y3 इज योर -3, y1 इज योर अगेन 3, तो y3 माइनस y1, यहाँ पे क्या यूज किया, x2 इज इक्वल टू y3 माइनस y1, अगेन x3 कितना ले लेना है आपने 6, x3 आ गया। x3 आते ही आपने क्या कर देना y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस k, और ये ही इज इक्वल टू करके कितना आएगा बच्चे 0, इसका इज इक्वल टू करके कितना आ जाएगा 0। तो यही कंडीशन हमने निकालनी थी। अगर आप बाहर लगाना चाहते हो मॉड तो बाहर लगा लो, यहाँ पे मॉड लगाया मतलब ये आंसर क्या ले लेना हमने पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करो, हाफ तो वैसे ही जाके क्या हो जाएगा खत्म, इसको मैंने लिखवाया भी नहीं था तभी कंडीशन में, इसको सॉल्व कर लो बस। तो ये कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में k प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 ऐड करोगे तो, और प्लस 6 इंटू 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, ओपन द ब्रैकेट्स 2k 6, और ये आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। k वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, ये वाला k इकट्ठा ना, तो -4k बनेगा इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 24 पॉजिटिव का, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 18। अब इसको सॉल्व कर लो, 24 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 16 और 24 आना चाहिए, ये भी 0 आना चाहिए ना, यस 24 माइनस 24, यहाँ पे क्या है -4k, तो ये तो 0 बन गया -4k, और k की वैल्यू अगेन क्या बन जाएगी यहाँ से 0। तो जैसे ही k की वैल्यू 0 आ गई वही आपने निकालना था, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। तो बस यही कंसेप्ट है कि जब भी कॉलिनियर का क्वेश्चन आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर दो 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करोगे और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और इफ दीज टी पॉइंट्स आर कॉलिनियर, डन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व दिस इक्वेशन, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो सी भी हो गया, ये बस सी आंसर आया था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इन व्हाट रेशो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कंसेप्ट को अच्छे से समझना। आपसे रेशो पूछिए, इन व्हाट रेशो पूछिए तो उसको क्या मानना है k/1। दीज लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, और लाइन सेगमेंट आपने मान लिया 3, -1 और 8, 9। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, और जो लाइन डिवाइड कर रही है उसकी इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने ये बताना है कि इस लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन किस रेशो में डिवाइड कर रही है, ये क्वेश्चन है। तो मेरे को पहले इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, यानी मेन जो है वो इस पॉइंट को निकालना है हमें ना, और ये पॉइंट निकालना है। तो रेशो आप मान लो बच्चे k/1, मैंने बोला था रेशो जब भी फाइंड आउट करनी है
तो कितनी मान लेनी है, k/1। अब k/1 आपने मान लिया तो ये पॉइंट आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो तो ये m आ जाएगा, ये आपके पास n आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा, ये वाला y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, दिस इज योर y2 है ना। तो आप रिलेट कर पाओगे ना, mx2 मतलब 8k प्लस nx1 यानी 3 अपॉन m प्लस n यानी k+1। सिंपल सा फार्मूला यूज किया है। और सेकंड क्या आएगा, m/2 मीन्स 9k n/1 -1 अपॉन m+1 यानी k+1। ये कौन सी वैल्यू आएगी बच्चे, इसी पॉइंट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 8k + 3 अपॉन k+1, ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आ जाएगा 9k -1 अपॉन k+1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यानी ये पॉइंट ही हमने फाइंड आउट करना है। पर अगेन आप देखोगे ऑप्शन में तो कहीं k है नहीं, ऑप्शन में कहीं k नहीं है, तो ये k से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो ये जो पॉइंट आया ये क्या आया आपका, ये वाला पॉइंट आया जिसको उसने बोला था कि ये जो लाइन है इस पॉइंट को डिवाइड कर रही है, वो डिवीजन का पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। मैंने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऐसा ही तो होता था ना कि एक पॉइंट आ गया एक लाइन के ऊपर, तो उस पॉइंट को अगर मैं उस लाइन की इक्वेशन में डाल देता था तो आपका आंसर क्या आता था, जो भी उसका इज इक्वल टू 0। सेम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में क्या करवा दूंगा, सेटिस्फाई करवा दूंगा। तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे, एक्स की जगह क्या भरोगे, एक्स की जगह भरोगे 8k + 3 अपॉन k+1, ये भरा एक्स की जगह, माइनस वाई की जगह भरोगे 9k -1 अपॉन k+1, और फिर -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू आ गई तो रेशो आ गई। रेशो भी वही होती है k/1, मतलब k की वैल्यू चाहिए तुम्हें। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा k+1 एलसीएम आ जाएगा, ये बना आपके पास 8k + 3, और जब माइनस अंदर जाएगा तो ये ऐसे कर लो, -9k -3 ब्रैकेट ओपन नहीं किया अभी, और यह आ जाएगा -2 × k+1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k+0 खत्म। इनकी ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ ऊपर, 8k + 3 -9k + 1 ब्रैकेट ओपन कर दी, -2k -2 इज इक्वल टू 0। k वाली टर्म एक तरफ रख लो, 8 9 2, इसको एक तरफ रख लिया मैंने, 8k -9k -2k इज इक्वल टू के दूसरी तरफ कांस्टेंट, ये वाला इधर जाएगा तो बनेगा -3, दिस वन इज -1, और ये आ जाएगा आपके पास +2। यही कांस्टेंट थे क्या, 1 2 3 कांस्टेंट थे, मैं इधर ले गया, -2 -1 और +1। सही है। इसको सॉल्व कर लो, 8k -11k इज इक्वल टू -4 + 2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, 3k किसका, माइनस का, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2/3, और जो k की वैल्यू आएगी वही रेशो बनती है, k/1 यानी 2/3/1। अगेन आंसर कितना आएगा, 2/3। तो 2/3 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपने कंसेप्ट को समझना है कि पॉइंट निकालो, पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। तो मिड पॉइंट आप ऐसे निकाल, मिड पॉइंट नहीं सॉरी, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन k/1 में डिवाइड किया, ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया इस वाली लाइन की इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, k। मेन जो मुद्दा है वो क्या निकालने का है, k निकालने का है। तो k को आप ऐसे फाइंड आउट करोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, कौन सा पॉइंट इसमें लाई ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, लाई ऑन द, है ना। ऑन द की बात करूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा लाई करेगा, देखो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें आपके पास एक्स के साथ साथ बाई का इंटरवल क्या हो जाता है, 0। आपने देखा ना, यहाँ पे लिखोगे 2,0, यहाँ पे लिखोगे -5,0। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये हमने सीखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखवाया था, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें उस पॉइंट का ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है।
तो ऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब है ये वाला पॉइंट हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलो, द पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में बता दो कौन सा है। इसमें से फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलो, अबव द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस और अबव द एक्स एक्सिस डिफरेंस है दोनों में। ऑन द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, अबव द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। ऑन का मतलब यहाँ पे, अबव मतलब कहीं ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहाँ पे रहेगी, वो अबव होगा। ऑन द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। अब बताओ अबव द एक्स एक्सिस कौन सा होगा इसमें से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आएगा, ऑन द एक्स एक्सिस नहीं पूछा है, उससे ऊपर पूछा है। इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी बिलो, ये भी आंसर में नहीं आएगा। इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो 0,-3, और 0,-3 अगेन आपको पता है ना ऐसे आएगा, 0,-3 यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, ए आंसर आएगा। फिर -1,2, और -1,2 देख लेना तुम ड्रॉ करके, एक्स एक्सिस की तरफ -1 जाओगे, बाई एक्सिस की तरफ 2, यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये क्या है, अबव द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ। तो ये अबव द एक्स एक्सिस और ऑन द एक्स एक्सिस दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लेना अच्छे से, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। कई बच्चे इसका मार्क करके आएंगे 2,0। ऑन पूछता तब सही था, ऑन द एक्स एक्सिस पूछता तब आपका आंसर बिल्कुल सही था, पर उसने अबव बोला है, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द एब्सिसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कि वाई एक्सिस के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, उसमें एब्सिसा बताना है कितना होगा। अगर वाई एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसमें आप ऐसे लिखते हो ना, यहाँ पे आ गया 0,5, यहाँ पे आ गया 0,-5, ऐसे तो लिखते हो। और बाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट लिखोगे उसमें हर एक पॉइंट का जो एब्सिसा आता है, एब्सिसा का मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट, वो क्या आता है, 0। यही पूछा था, एब्सिसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर एब्सिसा क्या आता है भाई, 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। और इसी को रिवर्स करके भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ऑर्डिनेट क्या आता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, क्योंकि 1,0 -1,0 है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहती है आपकी, 0। बल्कि वाई एक्सिस के ऊपर एब्सिसा क्या रहता है आपके पास, 0। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट ना, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करवाया था मैंने आपको। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए, द लाइन। अच्छा, ये एक लाइन की इक्वेशन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन इट। इनमें से कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। तो वही कंसेप्ट, एक लाइन की इक्वेशन है, सेटिस्फाई करके देख लो। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गई, वही पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। अब देखना है कौन सी वैल्यू डालने से आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। फर्स्ट डाल के देखो, 3 2 जा 6 + 2 6 8, ये नहीं बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड 1 और 2, तो x की जगह 1 डालोगे तो 2, और वहाँ पे भी 2, 2 + 2 4, ये भी नहीं बनेगा। थर्ड पे चलो 2,1, 2 2 जा 4, हाँ ये बन जाएगा। अगर आप इसको पुट करोगे इस इक्वेशन में तो 2 × 2 + 1, तो कितना आ जाएगा, 4 + 1, आंसर कितना आ जाएगा, 5। अगर 5 इसमें आया तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था ये। तो वहाँ पे भी अच्छे से करवाया है मैंने ना, यहाँ पे ऐसे डाल दिया था ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि पिछला वाला तुम्हें याद है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन 2,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस होगा। अब ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा सीख लेना। इसका जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है कि ऐसे मानो एक आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने x, y। x, y नहीं ले रहा हूँ, a, b ले रहा हूँ। चलो a, b। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको a डिस्टेंस यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ा, फिर आपको इस पॉइंट से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, बी पॉइंट, तभी आप कहाँ पे पहुँचे, ए कॉमा बी के ऊपर पहुँचे। अब मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि ये जो ए है, ये जो पॉइंट है आपका पी पॉइंट,
ये बाई एक्सिस से कितना दूर है, तो बाई एक्सिस से कितना दूर है ए, उल्टा होता है इसमें भी ना, ये जो अगर 2 लिखा होगा तो मतलब वो बाई एक्सिस से आप इतना आए ना, इस वाले ओरिजिन से चले थे एक्स एक्सिस की तरफ इतना, तो बाई एक्सिस से हुआ ना वो वाला डिस्टेंस, यानी बाई एक्सिस से आप ए डिस्टेंस आए, और बी एक्सिस मतलब ये वाला, यानी एक्स एक्सिस से आप कितना डिस्टेंस ऊपर गए बी, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ए मीन्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और बी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये भी आपको याद कर लेना है ना, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, और यही तो है, मतलब आप एक कदम यहाँ से यहाँ तक चले तो आप वाई एक्सिस से दूर जा रहे हो ना इतना, तो वाई एक्सिस से कितना दूर गए ए, और आपका एक्स एक्सिस से कितना दूर गए बी। होता क्या है ना, आप ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हो, मैं ऐसे पूछ लूँगा जैसे इसमें बोला था 2,3, अब 2,3, अब बताओ ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आप ऐसे देखते हो कि x मतलब 2, तो बोल दोगे कि 2 कदम दूर है एक्स एक्सिस से, पर ऐसा तो नहीं हुआ ना, आप यहाँ से यहाँ तक चले 2 कदम, फिर यहाँ से यहाँ चले 3 कदम, तो आप y एक्सिस से दूर हुए 2 कदम, ये जो y एक्सिस है इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट कितना 2 कदम, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस कितना 3 कदम, तो हमेशा अपोजिट होता है इसमें भी, 2 का मतलब बाई एक्सिस से 2 कदम दूर हुए, 3 का मतलब एक्स एक्सिस से 3 कदम दूर हुए, तो इसको बिल्कुल ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये 2 कदम दूर है, अपोजिट होता है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो बताएगा तुम्हें कि वाई एक्सिस से आपका पॉइंट कितना दूर है, जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो ये बताएगा कि आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वो रहा इसका प्रूफ, वो प्रूफ है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बच्चे आपका 2, ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से 2 कदम दूर होगा, 2 का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड, जो बाई कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का, कोई भी मैं पॉइंट लिखता हूँ उसके बाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं एब्सिसा, तो ये आ जाएगा ऑर्डिनेट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है ए एक है बी, दोनों के ये दे दिया आपको कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ ए करना है, तो ऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आएगा, ऑर्डिनेट ऑफ बी मीन्स 4 और ऑर्डिनेट ऑफ ए मीन्स 7, दोनों को क्या कर दो माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। इजी था, बस ऑर्डिनेट में कंफ्यूजन होगा तो सबसे ज़्यादा टफ है ये ना, तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा को क्लियर करो, इसमें आपके पास पता है ऑर्डिनेट क्या बनेगा 4, इसका ऑर्डिनेट क्या है 7, इसका एब्सिसा कितना था 3, इसका एब्सिसा कितना था -5, तो ऐसे घुमा फिरा के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द दिस पॉइंट, ठीक है आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं, आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा देते हैं, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, x2 मान लिया, y2, x3, y3, अगेन फार्मूला यूज़ किया x हाफ इंटू, मतलब इसका मतलब मॉड में लेना है, और फिर x1 के बाद y2 माइनस y2 माइनस y3 और प्लस x2 के बाद आएगा y3 माइनस y3 माइनस ऑफ -1 यानी +1 बन जाएगा, शॉर्टकट लगा दिया मैंने ना। अब आ जाएगा आपके पास x3 अगेन कितना आएगा 0, और 0 जैसे ही आया उसके बाद आप क्या कर दोगे 0 तो आ गया, फिर आप क्या कर दोगे x3 मतलब y1 माइनस y2, अब इसको सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा हाफ मॉड, ये आ जाएगा -2, मतलब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 0 ही आएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 2 8, इसको करोगे तो अगेन 0, अगेन इसको सॉल्व कीजिए हाफ, और ये कितना आ गया आपके पास 8, अगर नेगेटिव 8 आता तो ये मॉडुलस उसको क्या कर देते पॉजिटिव, तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो 4 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए। और अच्छा डी आ रहा है क्या, डी तो नहीं आना चाहिए इसका, एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 0 और साथ में
या इसको एक और तरीके से करते हैं, उससे मैचिंग भी हो जाएगा ना। अगर मैं इसको प्रॉपर ही ड्रॉ कर लेता हूँ कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो 0, -1 आपके पास कहाँ पे आएगा? अच्छा ये तब भी नहीं बनेगा, 0, -1 है ना, 0, 0 आता तो शायद बन जाता, छोड़ो इसको। अगेन मैं एक बार इसको रीचेक कर लेता हूँ। आपके पास आएगा बच्चे x1 यानी 0, और ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। y2 आ जाएगा आपके पास 1, यस y2 इज नहीं, x2 इज 2, ठीक है x2 भी आ गया। फिर आपने x2 के बाद y3 - y1 करना है, y3 - y1 ये वाला एक्यूरेट है। फिर आपके पास x3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 4 8 और 4 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। डन, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल करेक्ट फार्मूला लगाया है। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे ही आपने फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। वन एंड ऑफ द लाइन ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स is at point -3, 2. If the ordinate of the other end be 10, then the abscissa will be। देखो क्या बोला इन्होंने, एक लाइन है मेरे पास, उसकी लेंथ है 10 यूनिट्स। उसने बोला है एक लाइन है, उसकी लेंथ उसने दे दी 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इस लाइन की क्या है बच्चे, लेंथ है। फिर एक पॉइंट भी दे दिया उसने बोला एक पॉइंट है इसके ऊपर, यानी एंड पॉइंट दे दिया। वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन इज -3, 2। इसका एक एंड पॉइंट भी दे दिया -3, 2। और जो अदर पॉइंट है, अदर एंड है, उसका एब्सिसा दिया है कि ऑर्डिनेट दिया है, उसका ऑर्डिनेट दिया है। जो अनदर पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट आपको दे दिया, तो एब्सिसा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा x, और ऑर्डिनेट कितना दिया था 10, x, 10। ऐसे ही बनेगा ना क्वेश्चन। अगेन मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ दे दी आपको 10 यूनिट्स की, और उस लाइन सेगमेंट का वन एंड, एक एंड दिया है -3, 2, एंड अनदर एंड का एब्सिसा नहीं फाइंड आउट करना है, ऑर्डिनेट दिया है। अदर एंड का क्या दे दिया, ऑर्डिनेट दिया है 10, तो मैंने 10 उसको ऑर्डिनेट को लिखा, एब्सिसा को क्या लिख दिया, x। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या लगाओगे बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस दिया भी है ना, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। x2 - x1 यानी x -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, एंड होल अंडर रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 10। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा 100। यहाँ पे करोगे तो x + 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे 8 का होल स्क्वायर यानी 64। ये 64 इधर भेज दो, तो 100 - 64 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। और 100 - 64 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 36 आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बना देगा, अंडर रूट, और अंडर रूट के साथ साथ में क्या लगा देगा, प्लस माइनस, आपको बताई थी ये वाली चीज़ भी मैंने। और यहाँ पे आ जाएगा x + 3। तो दो रिजल्ट बन गए ना आपके पास, x + 3 का एक रिजल्ट बन जाएगा प्लस माइनस, और ये बन जाएगा 6। तो दो रिजल्ट आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, एक तो आएगा x + 3 इज इक्वल टू 6 के साथ, एक आएगा x + 3 इज इक्वल टू -6 के साथ। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 3। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9। तो 3, -9 कहाँ पे मैच हो रहा है, 9 और -3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, 3 और नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, उसमें तो -9 है ना, -9 और -3, ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है। एक्स हमारा पॉजिटिव है 3, और एक आया है आपका -9, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, बिल्कुल डेफिनेशन पे ही गए हैं, सिचुएशन को अच्छे से बनाना है बस। एक लाइन सेगमेंट थी, उसका एक एंड पॉइंट दिया था, और एक एंड पॉइंट का ओनली ऑर्डिनेट दिया था, और डिस्टेंस भी आपको दे देती है, एब्सिसा फाइंड आउट करना था। तो सेम चीज़ें अप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,4, 0,0, 3,0। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। मानो ये ट्राइंगल बनेगी ना आपकी, और उस ट्राइंगल की ऑल साइड को क्या कर देना, ऐड। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखो दो तरीकों से कर सकता हूँ, पर मैं कौन सा अप्रोच यूज़ करूँगा ये भी देखना आप ध्यान से। 0,4
बी पॉइंट ले लिया आपने 0,0 और सी पॉइंट आपने ले लिया 3,0। ये वाली डिस्टेंस निकालना बी सी, इस वाली डिस्टेंस को निकालना सी ए, इस वाली डिस्टेंस को निकालना ए बी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। लास्ट में बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी कर लेना, वो ही क्या आएगा आपका पेरीमीटर आएगा। ये निकालने का तरीका है फर्स्ट। तो इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, देखो इसको फिगर को ध्यान से एनालाइज करना। एक का क्या आ गया आपका 0,0, 0,0 का मतलब आपका सेंटर, कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर, ये आ गया 0,0। अगर इसकी बात करूं तो एक वो 0,4 बोला है, 0,4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0,4, और एक बोला 3,0, वो यहाँ पे आ जाएगा 3,0। तो जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट हों, एक हो एट द ओरिजिन, एक हो ऑन द एक्स एक्सिस, एक हो ऑन द वाई एक्सिस, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। मैंने क्या बोला, एक पॉइंट ओरिजिन, एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी, एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर कहीं भी, तो हमेशा क्या बनेगी बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और उसमें कहीं ना कहीं मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी क्या निकाल लेता हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऐसा करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ऐसे करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ऐसे कैसे सेम आएगा, देखो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के ही क्या बनानी थी हमने, ट्राइंगल बनानी थी। और इस ट्राइंगल का तुम्हें बेस भी समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 3 कदम, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 4 कदम, तो ये आ गया आपके पास, 3 आ गया, 4 आ गया। अब कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना और सबको क्या कर देना, ऐड, क्योंकि वही तो आएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। और इसके लिए यूज़ करना आप पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये कितना आएगा 5। कैसे आएगा, देखो अगर आप इसको हाइपोटेन्यूज मानते हो ना, इसको 0 मान लो, इसको a मान लो, इसको b, या यहाँ पे दिया था उसके अकॉर्डिंग मान लेता हूँ 0,4, ऐसे नहीं दिया ना, तो 0a और b ऐसे मान लो चलेगा। तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 4 का होल स्क्वायर और बेस यानी 3 का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा आपके पास 69, 25। ए बी अंडर रूट 25 यानी 5 आ जाएगा। और इसमें भी तुम प्लस माइनस 5 कर सकते हो, पर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5, तो ये 5 आ गया। अब इसको ऐड कर लो, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, ऐड कर लो तो कितना बनेगा आपके पास 9 और 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो कंसेप्ट ये वाला यूज़ कर लो चाहे ये वाला यूज़ कर लो, एक ही बात है, पर इसमें तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, फिर सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो एक पॉइंट क्या आएगा, ओरिजिन, तब भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ऐसा अगर आप इसमें लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3, इसका 3 आने वाला है, इसमें लगाओगे तो 4 वही आएगा, इसमें लगाओगे तो 5, और फिर सबको क्या कर दोगे ऐड। इसमें ऐसा होगा ना, यहाँ पे लगाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, अब ये ओरिजिन है तो इसमें इसको पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस निकालोगे, 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट यानी 9 का अंडर रूट, ये वाला डिस्टेंस 3 बनेगा, निकाल के देख लेना अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। इसको करोगे तो 16 का होल स्क्वायर यानी 4, ये वाला डिस्टेंस 4 बनने वाला है, इसको सॉल्व करोगे ये वाला डिस्टेंस 5 बनने वाला है, फिर सबको ऐड कर दोगे 3 + 5 + 4, तब भी आंसर कितना आएगा 12 आएगा। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, जो भी चीज़ें आपको समझ में आई हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार्क कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 में बोला है द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस द एब्सिसा। ऑर्डिनेट ट्वाइस द एब्सिसा है, एब्सिसा अगर एक एक्स होगा तो ऑर्डिनेट उसका ट्वाइस बन जाएगा, यानी आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ से आपको समझ आया क्या, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ द एब्सिसा। इस लाइन का क्या मतलब है कि ऑर्डिनेट ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा, किससे, एब्सिसा से। अगर एब्सिसा को x मानोगे तो ऑर्डिनेट क्या बन जाएगा ट्वाइस यानी 2x, इसका ये मतलब हुआ। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, और ये जो पॉइंट अभी आपने बनाया इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 4,3 इज अंडर रूट 10, और फिर इसने क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लो,
और एक जो ए पॉइंट है उसका यही रिलेशन उसने बताया था कि उस पॉइंट का जो आपके पास ऑर्डिनेट होगा वो ट्वाइस ऑफ एब्सिस्सा होगा। तो एब्सिस्सा को एक्स माना, ऑर्डिनेट क्या बन गया उसका बच्चे 2x। और एक यहाँ पे आपने डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द 4,3 इज √10। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपने लिख दिया। निकालना क्या है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अगेन ए बी का डिस्टेंस आएगा आपके पास 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। और ये डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस भी आपको दिया है √10। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे यहाँ पे बनेगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगेन ओपनिंग द स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -2ab माइनस 8x। इसको सॉल्व करो, ये आएगा आपके पास 9 प्लस 4x स्क्वायर -2ab -2 12ab यानी x और इज इक्वल टू 10। अगेन एक्स स्क्वायर वाले कॉफिशेंट इकट्ठे कर लो, ये कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये माइनस का 8x माइनस का 12 यानी माइनस का 20x। और अब कांस्टेंट को इकट्ठा कर लो, ये 16 ये 9 यानी पॉजिटिव का 25 और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सब में से 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो 5 कॉमन लिया यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा फिनिश 0/5 से। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 3, ऐड करके क्या चाहिए पॉजिटिव का 4। तो कौन से दो पेयर बनेंगे 3 और 1 दोनों पॉजिटिव के, मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ऐड करोगे तो 4। तो आपके पास आ गया बच्चे x प्लस 3 और एक आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -3, x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 1। तो -3, -1 -3 नहीं आ रही है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए है 3,6। x क्या है, x था आपके पास कोऑर्डिनेट, तो आ सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले आपने किया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला सही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab 12x, ये भी सही है। फिर आपने x स्क्वायर वाले इकट्ठे कर दिए, 5x स्क्वायर आपका बन गया 8x माइनस 12x माइनस 20x, बिल्कुल एक्यूरेट बना है। यहाँ पे था 16, यहाँ पे था 9, 25 ये बन गया और ये -10 हो गए। 25 माइनस 10 मीन्स 15, ये भी सही है। तो 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। 5 कॉमन ले लिया तो ये 4x बनेगा, ये 3 बनेगा। और अच्छा माइनस है यहाँ पे ना, -20x है, ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बाकी सही था। यहाँ पे लिखना था x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आना था और 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए बच्चे 3 और ऐड करके चाहिए आपको -4, ऐड करके चाहिए -4। तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आपके पास आ जाएंगे और चेंजेस में क्या आएगा आपके पास कि आपको दोनों के दोनों क्या लेने पड़ेंगे, आई थिंक माइनस में लेने पड़ेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका +3 आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो -4, यानी आपके जो ये फैक्टर बनेंगे x-3 बनेगा, सेकंड फैक्टर बनेगा x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 3 आ जाएगी, एक x की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा, अब देखना यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1,2। अगर x की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये बनेगा 3,6। तो ये वाले पॉइंट्स बनेंगे 1,2 एंड 3,6, 1,2 एंड 3,6 ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आपने कर लेना है, डन। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट ओरिजिन है, अब मैं सिंपल कर रहा हूँ, एक पॉइंट आपके पास दे दिया इन्होंने 1,0, एक 1,0 दे दिया, एक दे दिया 0,1, 0,1 दे दिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये वाला लेंथ कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की, ये वाली लेंथ भी कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की। इस वाली लेंथ को फाइंड आउट कर लो, अगर फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी दिस लेंथ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 और इसका भी होल स्क्वायर 1 और अंडर रूट। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, ये कितना आ गया √2, √2 तो टोटल बन जाएगा। सिंपल सा ये था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 और ये बनेगा h स्क्वायर, h की वैल्यू आ जाएगी बच्चा √2, h की वैल्यू √2 आ जाएगी, h की वैल्यू √2 आ गई तो इसको √2 मान लो। पेरीमीटर पूछा, सबको ऐड कर दो, 1 + 1 + √2, 1 + 1 + √2 तो आ जाएगा 2 + √2, ये पेरीमीटर बनने वाला है। 2 + √2 कहाँ है, 2 + √2 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। अच्छा, इन क्वेश्चन में क्या गड़बड़ करते हैं ज़्यादातर बच्चे, ये भी मैं बता देता हूँ कि क्या गड़बड़ तुम करोगे। तुम इसमें लगा देते हो बच्चे मिड पॉइंट फार्मूला। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि एक पॉइंट है, वो दोनों क्या आएंगे इक्वी डिस्टेंस, तो इसको मिड पॉइंट से कर लेते हैं, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, अब भी दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा सेम। तो ये स्पेशल केस है ना, इसको मत यूज़ किया करो। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, तब भी दोनों क्या आएंगे सेम। तो इसका मतलब कॉलिनियर जब बोलूंगा ना तब यूज करना, तुम जब कॉलिनियर पॉइंट्स बोलूंगा तब तुम यूज करना मिड पॉइंट फार्मूला, पर यहाँ पे यूज मत करना। जब मैं ऐसा बोलूंगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर पॉइंट जो है पी इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, इसका मतलब ये हुआ कि पी ए की वैल्यू निकालूं चाहे पी वी की वैल्यू निकालूं, दोनों की क्या आएगी इक्वल आएगी। इक्वी डिस्टेंस का यही तो मतलब है, इक्वी डिस्टेंस का यही मतलब है कि दोनों क्या आएंगे आपस में इक्वल। तो इक्वल आएंगे तो उसको किससे नहीं करना है, उसको आपने मिड पॉइंट फार्मूला से तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी जो आपका पी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, यानी बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। तो ऐसा मत करना कि पी पॉइंट यहाँ पे मान लिया, ए पॉइंट यहाँ मान लिया, बी पॉइंट यहाँ मान लिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कॉलिनियर में, नॉन कॉलिनियर भी तो इक्वल आ सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, तो ये दोनों क्या है आपस में लेंथ इक्वल, तो नॉन कॉलिनियर भी तो इक्वल आ सकते हैं। तो आपको नॉन कॉलिनियर के साथ ही जाना है। आप क्या करोगे, आपके अकॉर्डिंग पी ए इज इक्वल टू पी वी होगा, और पी ए मतलब डिस्टेंस फार्मूला पी ए में लगाना है, और उसमें पता है आपको अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट रखना ही क्यों है, दोनों साइड पहले ही क्या करके चलता हूँ स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा पी वी स्क्वायर के। पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करो तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस के -2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट नहीं लगा रहा हूँ, अंडर रूट क्यों नहीं लगाऊंगा, स्क्वायर से वो क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसे करना है तो एक स्टेप बढ़ा ही लो भाई लो। और पी बी, पी और बी यानी अगेन x2 - x1 के -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट और अगेन स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट तो हो जाएगा मेरा कैंसिल। ये कितना बनेगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर 9, ये बनेगा आपके पास के -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा के स्क्वायर 5 - 2 3 का होल स्क्वायर यानी 9। तो 9 से 9 भी क्या हो गया कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू के स्क्वायर, के से के भी क्या हो गया कैंसिल, तो ये इधर जाएगा तो -4k इज इक्वल टू -4 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी 4/4 यानी 1, तो 1 इसकी वैल्यू आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, बस ये याद रखना कि जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो मिड पॉइंट मत लगा देना,
मिड पॉइंट लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगी ना, तो मिड पॉइंट ना लगा के बेसिक डेफिनेशन के साथ जाना है। मिड पॉइंट तब लगाओगे व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ऐसा अभी मेंशन नहीं किया ना उसने, तो आप उसको क्या लेके चलोगे, नॉन कॉलिनियर। और नॉन कॉलिनियर में ऐसे वाली सिचुएशन भी बन सकती है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें इस कंसेप्ट के साथ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए बी आर द पॉइंट्स 6 -6, 7 and -1, -5 रिस्पेक्टली, देन द डिस्टेंस ए बी, 2ab निकालना है। 2 × ab, पहले ab हम निकाल लेते हैं। ab कैसे आएगा, ab का मतलब है डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, -1 माइनस ऑफ -6 पॉजिटिव 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 -7 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर और वो भी माइनस का 12 अंडर रूट 25 प्लस 144 अंडर रूट। 25 और 144 को ऐड करो, कितना आ जाएगा 9 6 169 और 169 का अंडर रूट आता है 13, तो 13 आ गया और ए भी आया 13 और ऑप्शन में 13 दिया भी है, तुम टिक कर दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, पूछा क्या है 2ab, ab नहीं पूछा है 2ab पूछा है। 2ab का मतलब 2 × ab, तो आंसर कितना आएगा 26, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी काफ़ी भर आता है और बच्चे क्या लगा देते हैं सीधा 13। 13 क्यों लगा दोगे, आप देखोगे जल्दी जल्दी आंसर निकालोगे, ए बी मार्क कर दोगे 13 दिखेगा और तुम टिक कर दोगे, पर क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पूछा क्या है 2ab, अब वो उसकी इच्छा 2ab पूछ ले, -ab पूछ ले, 3ab पूछ ले, है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, 5ab पूछ ले। तो 2ab पूछा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इसमें सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 - x1 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 - 4 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर अंडर रूट 25 आ जाएगा प्लस 100 आ जाएगा 125 आ जाएगा। और 125 में आप कैसे करते हो उसको, 25 × 5, 25 × 5, यहाँ से 5 को बाहर आ जाएगा, 5 × 5 ऐसे लिखोगे, 5 × 5 × 5, ये बनेगा 125 का, ये पेयर बाहर आ गया 5 अंडर रूट 5। 5 अंडर रूट 5 के लिए कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस फिर से बोला है तो आपको सेम कंसेप्ट लगाना है। अच्छा, पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आता है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मैं एज्यूम करूंगा और वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से, तो उस पॉइंट को एज्यूम कर लो तुम P, और P जो पॉइंट है वो बाई एक्सिस के ऊपर रहेगा ना। अगर बाई एक्सिस के ऊपर रहेगा कोई भी पॉइंट तो उसका एब्सिसा क्या आएगा 0, तो उसको क्या मान लो 0, x ऐसे मानो। अगर वो बाई की एक्सिस के ऊपर है तो एब्सिसा 0 आएगा ना। द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है तो उसको मान लिया मैंने 0, x ऐसे ही मानना, x, y मानोगे फिर नहीं आता आंसर। क्यों x, y मान रहे हो, अगर y एक्सिस के ऊपर है तो एब्सिसा क्या ले लो 0 ले लो, x एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या ले लो ऑर्डिनेट 0 ले लो, तो वैसे ही मैंने 0, x माना। और ये जो होगा अब इस पॉइंट को a मान लो, इसको b मान लो, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो आपको फिर से समझ आ रहा होगा कि पी ए इज इक्वल टू क्या करना है पी करना है, और इसका स्क्वायर भी क्या आएगा इक्वल आएगा। स्क्वायर क्यों, अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो पी ए में लगा दो फार्मूला। अगेन आपके पास क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडर रूट नहीं लगा रहा हूँ, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास पी बी में अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब इसको सॉल्व करो, ये 4 आ जाएगा, इसमें फार्मूला लगा दो 9 x² - 6x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस a² प्लस b² - 2ab।
अगेन इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कैंसिल ही हो रहा है यहाँ पे, दोनों साइड क्या आ गए, एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल। इसको सॉल्व कर लो, 13 माइनस 6x आ जाएगा, ये बनेगा 17 माइनस 2x। एक्स वाले इकट्ठे कर लो, इसको इधर ले जाओ, माइनस 2x प्लस 6x, ये आ जाएगा 13 माइनस 17, ये आ जाएगा आपके पास 4x, ये अगेन कितना बनेगा, -4 बन जाएगा, -4। x की वैल्यू -1 आ रही है क्या, ठीक है आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, x की वैल्यू -1 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू माइनस आई, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0, -1। तो 0, -1 वाला पॉइंट है, 0, -1 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, बस यही ध्यान में रखना है, अगर पॉइंट आपका माना जाएगा y एक्सिस के ऊपर तो उसका एब्सिसा 0 कर दो, अगर पॉइंट माना जाएगा x एक्सिस के ऊपर तो उसका ऑर्डिनेट 0 कर दो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीख है आज की, इसको लिख लेना कहीं ना, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि अगर तुम x, y ले लोगे ना तो पूरा क्वेश्चन कचरा कर दोगे, कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। खुद सोचो ना, यहाँ x, y आ गए, यहाँ पे x, y की इक्वेशन बना ली तुमने x, y में, क्या कर लोगे, नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन तो क्रिएट कर लोगे x, y में, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लानी है, 2 इक्वेशन चाहिए x, y की, तभी x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी। तो आपको ये प्रॉपर याद रखना है। अगर सोचो ऐसा बोल देता वो कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो तुम इसको क्या मानते, फिर मानते x, 0, फिर x, 0 लगाते, अगेन आप क्या लगा देते हैं, ये वाला टेक्निक लगा देते हैं ना, इक्वी डिस्टेंस वाला, फिर अगेन x की वैल्यू निकाल लेते। तो ऐसे ही निकालनी है हमेशा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये हमने अभी ऑब्जेक्टिव में भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 22। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजन, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन क्या आएगा, 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो यह आ जाएगा 36 प्लस 36 अंडर रूट। 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 6 12, और 72 का अंडर रूट आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 इंटू 9 बनते हैं ना, 8 इंटू 9 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से एक 3 बार, यहाँ से एक 2 बार, तो 3 और 2 यानी 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। डन, ये इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। अभी आ गया आपके पास लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में दिया है आपके पास ABCD, यानी आपके पास 4 पॉइंट दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं। तो आ गया ना वो वाला क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, बताना है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है। तो क्वाड्रिलेटरल तो अननोन चली मेरे लिए, पहले मैंने ये मान लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल मेरे को दी है, A पॉइंट दे दिया, B पॉइंट दे दिया, C पॉइंट दे दिया, D पॉइंट। A पॉइंट दिया है आपके पास 3,2, B पॉइंट है 0,5, C पॉइंट है आपके पास -3,2, और D पॉइंट कितना है आपके पास 0,-1। तो पहला तो काम क्या है, सबकी लेंथ निकालो साइड की, फिर डिसाइड करेंगे। पहले लेंथ के बेसिस पे ये डिसाइड कर पाओगे ना कि सारी साइड्स इक्वल बनी, तो आपका क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, रोम्बस। अगर अपोजिट साइड इक्वल बनी तो 2 सिचुएशन है, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम, और वो सिचुएशन कैसे हल होंगी, डायगोनल से। तो पहले तो डिस्टेंस निकालो AB का, AB का डिस्टेंस निकालोगे तो x2 माइनस x1 यानी -3 का होल स्क्वायर 9, और y2 माइनस y1 यानी 5 - 2 3 का होल स्क्वायर अगेन 9, और उसका अंडर रूट यानी अंडर रूट 18 बनेगा ये अंडर रूट 18। इसको VC की वैल्यू निकाल लो, अगेन x2 माइनस x1 यानी -3 का होल स्क्वायर 9, y2 माइनस y1 2 - 5 -3 का होल स्क्वायर अगेन 9, और उसका अंडर रूट अगेन कितना बना, अंडर रूट 18। पर यहीं से समझ आना चाहिए, ये दोनों अंडर रूट 18 है, ये भी अंडर रूट 18 बनेगा, ये भी अंडर रूट 18, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल रहा है ना रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। फिर भी आप निकाल सकते हो। इसमें लिखाना तो x2 माइनस x1 -3 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी -1 - 2 -3 का होल स्क्वायर अगेन 9, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, अंडर रूट 18। यहाँ पे सॉल्व करोगे तब भी क्या बनेगा, अंडर रूट 18। सारी की सारी साइड्स अंडर रूट 18 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ऑप्शन तो क्लियर कट रॉन्ग हो गए। कौन सा, एक तो पैरेललोग्राम रॉन्ग हो गया, एक तो रेक्टेंगल रॉन्ग हो गया। अब तो स्क्वायर और रोम्बस से कोई जीतेगा,
स्क्वायर और रोम्बस, और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है अभी भी, क्योंकि डायगोनल को हमने निकाला नहीं, डायगोनल हमें निकालने पड़ेंगे, वो श्योरिटी देंगे कि आपका रोम्बस बनेगा कि स्क्वायर। तो डायगोनल फाइंड आउट करो, AC फाइंड आउट करोगे x2 माइनस x1 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये बनेगा ना y2 माइनस y1। अगर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा, और 6 6 36 यानी 6 बनने वाला है भाई। AC की वैल्यू आएगी 6, AC आपके पास 6 आ गया। नेक्स्ट आप क्या निकालो, DV निकालोगे तो इसमें भी x2 माइनस x1 करना, ये तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये बनेगा अगेन -6 का होल स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर अगेन 6। तो डायगोनल भी दोनों के क्या आए हैं, सेम, साइड भी सेम आ गए, डायगोनल भी सेम आ गए, तो क्या बनेगा, ये फिर बनेगा आपका स्क्वायर। अगर डायगोनल डिफरेंट आते तो क्या बनता, आपका रोम्बस बनता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो बस ऐसे ही करना है आपको, सारी की सारी साइड्स फाइंड आउट करनी है, सारी की सारी साइड्स एक बार फाइंड आउट कर ली तो लास्ट जो आप डिसीजन लोगे वो लोगे बच्चे किसके बेसिस पे, डायगोनल के बेसिस पे। अगर डायगोनल दोनों के इक्वल हैं तो क्या बता देना उसको, स्क्वायर। अगर डायगोनल डिफरेंट होंगे तो क्या बता दोगे, रोम्बस। तो इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर भी बच्चे फिनिश होता है, जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल में किया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे एंड से बच्चे फिनिश है। इसके बाद आपका क्या काम है कि क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट लेक्चर अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, जिसमें हम सारी की सारी बेसिक टर्म्स, सारे के सारे फार्मूलाज और सारे के सारे कंसेप्ट उसमें डिस्कस करते हैं। सेकंड जो लेक्चर रहता है वो मेनली रहता है आपका कौन से ओरिएंटेड बच्चे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम इसी लेवल के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, आप कोई भी बुक ले सकते हो, आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव ही करने हैं, क्योंकि एसपीआई में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपने इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, प्रैक्टिस। लेवल सेम रखना है, जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए इसी के आसपास का लेवल आपका होना चाहिए। इसके हाईएस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लोएस्ट नहीं होना चाहिए, इसी लेवल पे रह के हमें क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने फिनिश कर दी है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा लाइंस एंड एंगल्स, और लाइंस एंड एंगल्स में कहीं ना कहीं हम 8th वाले टॉपिक भी करेंगे। 8th वाले जिसमें आपने देखा होगा ना, पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइंस, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स के रिलेशन होते हैं ना, कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, क्यों होता है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्योंकि आपका जो सिलेबस है एसपीआई में वो बिलो 10th का आता है, तो वो खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल क्लियर होगा तब आगे जाके आप क्या लगा सकते हो बच्चे, कॉन्ग्रुएंट का वाला भी लगा सकते हो, सिमिलरिटी वाला भी लगा सकते हो। तो वो सारी की सारी ज्योमेट्री आपकी उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर भी करना है जिसका नाम होगा लाइन एंड एंगल्स। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।